हाँ जी बेटा, आओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिव्यू स्टार्ट किया था तुम्हारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे यूनिट नंबर 4 टॉपिक है तुम्हारा कौन सा? अनपेड सेलर। पहले मेरी बात समझना, अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? अनपेड सेलर, सेलर वो हो गया जिसने गुड्स बेचा है। सेलर वो हो गया जिसने गुड्स बेचा है, लेकिन अनपेड का मतलब क्या है? अनपेड का मतलब है कि आपने कैश सेल्स की, क्या की? कैश सेल्स की, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि कैश नॉट रिसीव्ड और ऑफर्ड। आपने कैश में माल बेचा, बट ना तो आपको कैश मिला, ना अभी तक आपको कैश का ऑफर मिला। ऑफर का मतलब होता है टेंडर। तो आपने कैश सेल्स की, बट ना तो कैश मिला ना कैश का ऑफर मिला, आप कहलाओगे अनपेड सेलर। क्या कहलाओगे? अनपेड सेलर। या आपने क्रेडिट सेल्स की और क्रेडिट पीरियड क्या हो गया? एक्सपायर्ड। लेकिन वो इस बात, कैश नॉट रिसीव्ड नॉर टेंडर्ड। ना तो सामने वाला आपको कैश देके गया, ना ही उसने कैश का आपको क्या दिया? ऑफर दिया। और एक होता है कि आपने सेल्स तो की थी, किस पे की थी? या तो चेक था या था बीआर, बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को वन वर्ड में बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बट ये हुआ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? डिसऑनर्ड। क्या हो गया? डिसऑनर्ड। आप क्या बन गए? अनपेड सेलर। अब एक एक वर्ड की बात करते हैं, समझना। अनपेड सेलर का मतलब हो गया कि जिसने सेल कर दी है। बताओ, सेल करते ही ऑनरशिप क्या हो गई? ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो गई। आपने कैश सेल्स की, सेल करते ही ऑनरशिप हो गई ट्रांसफर। आपने सेल्स भी कौन सी की है? कैश सेल्स की है। बट प्रॉब्लम समझना, कैश सेल्स हो गई, कस्टमर माल लेके चला गया, बट अभी तक पैसा देके नहीं गया है, जबकि सेल्स हुई कौन सी थी? कैश सेल्स की थी। कैश सेल्स हुई है, बट कस्टमर पैसा देके नहीं गया है और माल ले गया। या मैं ऐसा बोल दूं कि कैश सेल्स हुई है, मैंने सेल कर दी, सेल का मतलब मैंने ऑनरशिप क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी, बट मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो मैं क्या बन गया? अनपेड सेलर। और ध्यान रखना, अनपेड सेलर के पास सर्टेन राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्टेन राइट्स। वो राइट्स क्या होते हैं वो तो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन एक बात समझना, आपने नगद में बेचा, कैश में, बट कैश नहीं मिला, आप क्या बन गए? अनपेड सेलर। अभी बात समझो, तुम कस्टमर हो, तुमने मुझे बोला कि सर हमें आपके यहाँ से 50,000 का गुड्स चाहिए। ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? डिलीवरेबल स्टेट प्लस इन्फॉर्म टू बायर। ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन तुमने ना तो मुझे अभी तक कैश दिया है, ना तुमने मुझे अभी तक कैश का ऑफर दिया है। तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, सेल हो चुकी है, बट मुझे पैसा मिला नहीं है। मैं क्या बन गया? अनपेड सेलर। सर ऑफर का मतलब क्या होता है, समझना। तुमने जब मुझसे माल खरीदा 50,000 का, तुमने मुझे 50,000 रुपए दिए कि सर वो 50,000 का माल खरीदना है, ये 50,000 रख लो। मैंने कहा अरे साहब, आप तो घर के ही हो, आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? पैसा ले लेंगे। आपने ऑफर दिया था, बट मैंने लिया नहीं ना। आपने ऑफर दिया था, बट मैंने पैसा अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं। तो बताइए, ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, पैसा अभी तक आया नहीं है, क्या मैं अनपेड सेलर हूं? नहीं हूं, क्योंकि तुमने मुझे पैसे का ऑफर तो दे ही दिया था, मैंने रिजेक्ट, तो मेरी गलती है, तो मेरे पास में कोई भी राइट नहीं आएगा। तो अनपेड सेलर हैव सर्टेन राइट्स। अनपेड सेलर कब बनते हैं हम? पहला, नगद में बेचा, पैसा नहीं है, ना पैसे का ऑफर है। क्रेडिट पे बेचा, क्रेडिट का पीरियड क्या हो गया? एक्सपायर्ड, बट अभी तक ना तो कैश आया ना पैसे का कोई ऑफर आया। या आपने माल बेचा चेक पे और बीआर पे, जिसको हम बोलते हैं एनआई, और वो चेक या बीआर क्या हो गया? डिसऑनर्ड। इन तीनों केस में आप क्या बन गए? अनपेड सेलर। एंड दैट अनपेड सेलर हैव सर्टेन राइट्स। क्या है? सर्टेन राइट्स। तो पहले बात करते हैं अनपेड सेलर के पास में क्या राइट्स है। अनपेड
seller have certain rights। राइट्स क्या होते हैं? राइट अधिकार। अब अधिकार क्या होता है समझना। मैंने गुड्स बेच दिया, गुड्स की ऑनरशिप क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। बायर माल ले गया या अभी तक सेलर के पास पड़ा है? बट स्टिल विद सेलर, लेकिन पड़े कहाँ है? सेलर के पास। मतलब कि ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो गई बट पोजीशन किसके पास में? पोजीशन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। और सेकंड केस वो हो गया जहां पर ऑनरशिप भी जा चुकी है एंड जो उसका क्या होता है बेटा, पोजीशन होता है, दोनों क्या हो चुके हैं? ट्रांसफर हो चुके हैं, जहां पर ऑनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफर हो गए। तो फर्स्ट केस तो वो है जहां पर केवल क्या ट्रांसफर हुई है? ओनरशिप। पोजीशन अभी भी सेलर के पास में है। और सेकंड केस में जहां पर ओनरशिप भी ट्रांसफर हो चुकी है, पोजीशन भी ट्रांसफर हो चुका है। इस केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास में होता है राइट अगेंस्ट गुड्स। क्या होता है? राइट अगेंस्ट गुड्स। और यहां पर हमारे पास में होता है राइट अगेंस्ट बायर। अगर ओनरशिप और पोजीशन बोथ ट्रांसफर हो चुके हैं तो वहां पर हमारे पास में क्या होता है? राइट अगेंस्ट द बायर। और अगर केवल और केवल क्या हुआ है? ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, पोजीशन अभी भी किसके पास में है? सेलर के पास में। तो सेलर के पास में क्या होता है? राइट अगेंस्ट द गुड्स। बट बात करते हैं कि राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या होते हैं और राइट अगेंस्ट द बायर क्या होते हैं। आओ बेटा, अनपेड सेलर का मतलब क्या हो गया? अनपेड सेलर वो बंदा है जिसको ना तो होल प्राइस हैज बीन पेड और टेंडर एंड सेलर हैड एन इमीडिएट राइट। इमीडिएट राइट कब आता है? कैश सेल्स में तो इमीडिएट आ जाता है और क्रेडिट सेल में क्रेडिट पीरियड के एक्सपायर होने के बाद आता है। या आपने पैसा तो नहीं मिला था, मिला क्या था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था। बट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था बेटा वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो आप क्या बन गए? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के पास सर्टेन राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्टेन राइट्स। तो सर्टेन राइट्स में क्या आता है? अ लीन। लीन का मतलब क्या होता है कि अगर गुड्स का पोजीशन अभी भी किसके पास में है? सेलर के पास में है। तो आप पोजीशन तब तक मत छोड़ना जब तक बायर आपको पूरा पैसा ना दे जाए या पैसे का टेंडर ना दे जाए। तो मतलब कि लीन का मतलब क्या होता है? अपने पोजीशन को अपने पास मेंटेन रखना। लेकिन लीन तब पॉसिबल है जब गुड्स अभी भी किसके पास पड़े हैं? सेलर के पास पड़े हैं, चाहे किसी भी कारण से पड़े हैं। अगर अभी तक गुड्स किसके पास पड़े हैं? सेलर के पास। और सेलर क्या बन चुका है? अनपेड सेलर। तो सेलर गुड्स पे क्या कर लेगा? लीन। जब गुड्स का पोजीशन किसके पास में हो? सेलर के पास में। लेकिन एक बात समझना, पोजीशन अगर एक बार बायर ले गया तो देन आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने हमारे यहाँ से तो माल रवाना कर दिया लेकिन माल पड़ा है ट्रांसपोर्टर के पास। कहाँ पड़ा है? मतलब कि अभी तक बायर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, बायर तक डिलीवर नहीं हुआ है, पोजीशन बायर के पास नहीं गया, माल अभी कहाँ है? रास्ते में है। उसको बोलते हैं इन ट्रांजिट है। कहाँ है? इन ट्रांजिट। तो अगर गुड्स क्या होते हैं बेटा? इन ट्रांजिट हो तो आप उस ट्रक वाले को फोन करके माल को वापस मंगवा लेना, अगर आप कौन हो? अनपेड सेलर हो। सर लेकिन जैसे ही हम ट्रांसपोर्ट को देते हैं तो ऑनरशिप क्या हो जाती है? ट्रांसफर। भले ही ऑनरशिप क्या हो गई हो? ट्रांसफर हो गई हो, लेकिन लॉ आपको राइट दे रहा है कि अगर गुड्स अभी रास्ते में है, कॉमन कैरियर के पास में है और आप अनपेड सेलर हो तो उस गुड्स को वापस मंगवा लेना। लेकिन ये राइट हमारे पास केवल एक सिचुएशन में आएगा, अगर बायर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, गुड्स अभी कहाँ है? ट्रांजिट में है और आप क्या हो? अनपेड सेलर हो, तो आप गुड्स को वापस मंगवा सकते हो। बात समझ आ गई? तो अगर हमारे पास पड़ा है तो लीन कर लेंगे, रास्ते में है और बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो हम वापस मंगवा लेंगे। और थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है? जिस पे आपने लीन किया है
या जिसको आपने रास्ते में वापस मंगवाया है उसको हम रीसेल कर देंगे, क्या कर देंगे, रीसेल। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में कौन सा, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। ये सारा राइट कौन सा है हमारे पास, अगेंस्ट द गुड्स है। अगेंस्ट द गुड्स राइट का मतलब क्या होता है कि जहां पर गुड्स का पोजीशन किसके पास पड़ा है, अभी भी सेलर के पास, तो सेलर गुड्स पे क्या कर लेगा, लीन। और अगर गुड्स पे पोजीशन हम छोड़ चुके हैं लेकिन अभी तक बायर को डिलीवर नहीं हुआ है, माल अभी भी कहाँ है बेटा, रास्ते में है, हम वापस मंगवा लेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। और उसके बाद उस गुड्स को क्या कर देंगे, रीसेल। बात समझ आ गई। तो टॉपिक आता है सेलर्स लीन। सेलर के पास में लीन करने का राइट होता है, लेकिन लीन का राइट कब करोगे, जब आप अनपेड सेलर हो, आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है। अब मेरी बात समझना, मैंने है ना बायर को 1 लाख का गुड्स दिया है, कितने का, 1 लाख का माल पैक हो चुका है, सारा कैश में बेचा हुआ है। 1 लाख का माल बायर ने मांगा है, मैंने 1 लाख का माल क्या कर दिया, सारा पैक कर दिया, बायर को दे दिया, मैंने लो भैया आपका माल ले जाओ, मतलब कि मैंने ओनरशिप क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। बायर ने बोला कि भैया हमारा ट्रक आएगा, क्या आएगा, ट्रक, वो शाम को आएगा और सारा माल ले जाएगा। उसने मुझे अभी 80,000 रुपीज तो दे दिए। उसने कहा 20,000 रुपये कौन लेके आएगा शाम को, ट्रक वाला आएगा, तो वो आपको आते हुए 20,000 रुपये दे देगा। अब बताओ, शाम को ट्रक वाला आ चुका है, 1 लाख का माल था, 80,000 मेरे पास में आ चुके हैं, 20,000 अभी भी क्या है, पेंडिंग है। तो बताइए मैं अनपेड सेलर हूं या नहीं हूं, अनपेड सेलर नहीं हूं। ट्रक वाला आ गया, माल लेके जा रहा है, पैसा नहीं लाया, ट्रक वाला आ चुका है, पैसा लेके नहीं आया है, 1 लाख रुपए का माल है, 80,000 आ चुका है, 20,000 बाकी है, मैं अनपेड सेलर हूं या नहीं हूं। तो ढंग से पढ़े बेटा, लॉ कहता है कि अगर आपके पास में, क्या कहता है, होल ऑफ द प्राइस, क्या पैसा आ गया तो मैं अनपेड सेलर हूं, पूरा पैसा आया नहीं है, नहीं आया तो मैं क्या हूं, पेड सेलर। तो अनपेड सेलर हूं मैं, भले ही मेरा 1 रुपया क्या हो, बाकी हो तो भी मैं क्या हूं, अनपेड सेलर हूं। यहाँ तो 20,000 पेंडिंग है, मैं अनपेड सेलर हूं। बताओ उस ड्राइवर को वो माल ले जाने दूं या रोक लूं, रोक लूंगा। क्या कर दूंगा, रोक लूंगा। और तब तक उसको नहीं दूंगा जब तक बायर या तो 20,000 ना दे जाए या 20,000 का ऑफर ना दे जाए, तब तक उस गुड्स पे मैं क्या करूंगा, लीन करूंगा। सर कितने गुड्स पर, 20,000 के गुड्स पे लीन करोगे या पूरे होल गुड्स पे लीन कर लोगे। ध्यान रखना, ये जो लीन का राइट होता है ना, ऑन होता है होल गुड्स। हम पूरे गुड्स पे लीन कर लेंगे, से तो गलत है ना। गलत क्या है, 50 लाख रुपए की एक मशीन है और कस्टमर 25 लाख रुपए दे गया, उसने कहा 25 लाख देके जाता हूँ, शाम को जब ट्रक लेके आऊंगा माल लेके जाऊंगा। समझ गए। अभी शाम को ट्रक वाला आ गया है, वो मशीन लेके जा रहा है और बाकी पैसा वो लाया नहीं है, मैं लीन करूंगा ही नहीं करूंगा, करूंगा ना। तो आधी मशीन पे लीन करूंगा कि आधी ले जा, आधी मेरे पास रखूंगा। तो लीन तो मैं होल गुड्स पे ही करूंगा। समझ गए। जब तक आपको पैसा ना मिल जाए, पैसे का ऑफर ना मिल जाए। लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन पोजीशन। बताओ लीन से पहले गुड्स किसके पास था, सेलर के पास था। सेलर उस पे क्या रखेगा, अपनी पोजीशन रखेगा। कब तक नहीं उसको माल हैंड ओवर करेगा, जब तक पैसा ना आ जाए या पैसे का ऑफर ना आ जाए। क्लियर, जब तक पैसा या पैसे का ऑफर ना आ जाए। तो सेलर्स लीन इज ए पोजेसरी लीन। दैट इज लीन केवल तब ही एक्सरसाइज की जा सकती है जब गुड्स किसके पास में हो, सेलर की पोजीशन में हो। बात समझ आ गई। लीन कब कर सकते हैं, जब हमने कैश में बेचा। लीन हम तब कर सकते हैं जब हमने क्रेडिट में बेचा। और तब भी लीन किया जा सकता है अगर बायर क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। क्लियर है। अगर आपने पार्ट गुड्स बायर को दे दिए हैं तो क्या बाकी पार्ट गुड्स पे लीन किया जा सकता है। जैसे तुम बायर हो, मैंने 1 लाख का गुड्स पैक कर दिया, तुमने कहा भाई साहब 50,000 का मैं लेके जा रहा हूँ, 50,000 ये पकड़ लो। शाम को 50,000 रुपए का माल और लेके जाएगा ड्राइवर, 50,000 दे जाएगा। शाम को ड्राइवर आ गया है, 50,000 लेके नहीं है, तो आधा माल तो डिलीवर हो चुका है, तो क्या बाकी आधे माल पर लीन कर सकता हूँ, यस और नो बोलो। वेयर अनपेड सेलर ने पार्ट डिलीवरी दे दी थी तो वो रिमेनिंग गुड्स पे लीन कर सकता है। वो रिमेनिंग गुड्स पे क्या कर सकता है, लीन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जांपल दे रहा हूं,
ये 1 लाख का गुड्स था, समझ गए। ये मैंने क्या कर दिया, सेल। सेल करते ही ऑनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर। बायर ने बोला कि इवनिंग में ट्रक वाला आएगा और पैसा देके जाएगा, और मैंने सेल भी की है बेटा किस पर, कैश पर। इवनिंग में कौन आएगा, ट्रक वाला आएगा, माल लेके जाएगा। तो इवनिंग में ट्रक वाला आया, इसमें से हाफ गुड्स तो ले गया, वो वापस आया बाकी हाफ लेने के लिए। बताइए क्या बाकी हाफ पे लीन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। लीन का राइट मेरे पास अब आ रहा है या पहले ही आ चुका था, लीन का राइट तो मेरे पास पहले ही था, क्योंकि मेरा पैसा पूरा मुझे मिला नहीं था, तो लीन का राइट तो मेरे पास पहले से था। अगर दैट मूवमेंट पर भी मेरे पास लीन का राइट था तो मैंने लीन का राइट छोड़ा क्यों। और लॉ कहता है कि अगर एक बार आपने लीन का राइट छोड़ दिया तो माना यह जाएगा कि आपके पास अब लीन का राइट नहीं है। तो लॉ कहता है अनलेस, जब आपने पार्ट डिलीवरी दी थी तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में दी थी जिसमें आपका ये एग्रीमेंट हो गया था कि आप उस गुड्स पे अपना लीन क्या कर रहे हो, वेव कर रहे हो। तो जब यहाँ पर लीन का राइट था या नहीं था, था। लेकिन मैं लीन किया है, नहीं किया, नहीं किया, तो माना क्या जाएगा कि आपने लीन का राइट वेव कर दिया है। अब आपके पास रिमेनिंग गुड्स पे लीन का राइट नहीं होगा। और द पॉइंट, लीन का राइट कब खत्म हो जाता है, लीन का राइट कब तक है मेरे पास, जब तक गुड्स मेरे पास में है। लेकिन बायर ले गया या बायर का एजेंट ले गया या ट्रांसपोर्टर वाला ले गया तो लीन का राइट क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ क्या कहता है, जब कैरियर को माल दे दिया या आपने बायर को माल दे दिया या जहां पर आपने लीन का राइट क्या कर दिया, छोड़ दिया, इन तीनों केस में आपका लीन का राइट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन को समझना क्या है, देखो समझो, तुम बायर हो, अरे समझ लो गधो, तुम क्या हो, बायर। मैं कौन हूँ, सेलर। मैंने आपको कैश में गुड्स दिया था, सारा माल पैक किया हुआ है, तुमने मुझे बोला शाम को आएंगे और माल लेके जाएंगे, यस और नो। किस पे बेचा है मैंने आपको माल, कैश पे। सारा माल पैक है या नहीं है, है। ऑनरशिप ट्रांसफर हुई या नहीं हुई, हो गई। तुम गुड्स कब लेके जाओगे, इवनिंग को। इवनिंग में तुम आए, इवनिंग में तुम आए, मैंने बोला कि सर पेमेंट, तुमने कहा अरे यार पेमेंट तो लाना भूल गए। मैंने कहा सर मैं इस गुड्स पे क्या कर रहा हूँ, लीन। और कब दूंगा ये माल मैं आपको वापस, जब आप मुझे पैसा दे दोगे, यस और नो। नेक्स्ट डे तुम फिर दोबारा आए और अपने साथ एक बंदे को लेके आए और उसको मेरे सामने ये कह रहे हो कि ये जितना भी गुड्स पड़ा है वो क्या है, मेरा है। तुम बोल रहे हो, मतलब बायर उस नए बंदे को क्या बोल रहा है कि जितना भी ये गुड्स पड़ा है वो, बायर कह रहा है कि मेरा है, मेरे सामने कह रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए था उसको, ओ भाई साहब किस बात का तुम्हारा है, मैंने इस पे क्या कर रखा है, लीन। अगर मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं तो मैं हूं सेलर, तुम हो बायर, जिसको तुम लेके आए हो उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट बायर। तो सब्सिक्वेंट बायर को क्या लगेगा कि वो माल सारा बायर का है, या उसको ये लगेगा कि मैंने कोई लीन किया हुआ नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्टॉपल, क्या बोलते हैं। तो अगर आपने मना नहीं किया, जिससे थर्ड पार्टी को क्या लगा, थर्ड पार्टी को ये बिलीव हुआ कि इस गुड्स पे कोई भी लीन नहीं है, तो लॉ कहता है कि दैट मूवमेंट पर आपका लीन का राइट क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्या होगा, चला जाएगा। बात समझ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, मैं हूं सेलर, तुम हो बायर, मैंने गुड्स पे क्या कर लिया, लीन। क्या कर लिया, लीन कर लिया। लीन करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस गुड्स को बेच दूंगा। मुद्दा ये है कि जो गुड्स मैंने बनाया था आपके लिए वो कस्टमाइज था, और कस्टमाइज गुड्स तुम्हारी डिमांड पे बनाया गया था, इसका मुझे मार्केट में कोई दूसरा बायर नहीं मिला, तो मैं क्या करूं। देन मैंने आपको बोला कि मैडम पेमेंट करवाओ या भाई साहब पेमेंट करवाओ, तुमने कहा नहीं करवाएंगे, तो मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया। और कोर्ट में केस जाने के बाद में मैं केस जीत गया। कोर्ट ने बायर को ऑर्डर दिया है कि पेमेंट 10 दिन में करना पड़ेगा। बताओ मेरे फेवर में डिसीजन आ गया नहीं आ गया, आ गया। जिसको बोलते हैं डिक्री ऑफ कोर्ट। जब कोई भी केस में आपके फेवर में जजमेंट आ जाए, लॉ सामने वाले को ऑर्डर कर दे कि अब आपको इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरे फेवर में कोर्ट का क्या आ चुका है, डिक्री। डिक्री डिक्री डिग्री नहीं, डिक्री, डिक्री आ चुका है। तो बताइए अब मेरे फेवर में डिक्री आ गया, मतलब कि मुझे पेमेंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो लीन का राइट है या खत्म हो गया, डिक्री आने से भी लीन का राइट खत्म नहीं होगा। लीन का राइट केवल तभी खत्म होगा या तो मुझे सामने वाला पैसा दे जाए, या पैसे का
ऑफर दे जाए तो साफ साफ दे रखा है डिक्री ऑफ कोर्ट के आने से भी लीन का राइट खत्म नहीं होता है। लीन का राइट केवल तब खत्म होगा जब सामने वाला आपको पैसा दे जाए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट ऑफ स्टॉपिंग इन ट्रांजिट। स्टॉपिंग इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है समझना। मैं हूं सेलर, मैंने माल दे दिया किसको, सीसी। सीसी कौन होता है बेटा? कॉमन कैरियर। कॉमन कैरियर माल किसके पास लेके जाएगा? बायर के पास। माल अभी यहाँ है इन ट्रांजिट, माल अभी यहाँ है। अब दो शर्तें हैं। पहला, सेलर कौन है? अनपेड सेलर। और दूसरा, बायर क्या है? इंसॉल्वेंट। जब माल यहाँ था तो मुझे ये सेकंड कंडीशन पता लग गई। मेरे पास एक गुड न्यूज आ गई। क्या गुड न्यूज आ गई? ये बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। बताओ क्या करूं? माल जाने दूं या रोक लूं? रोक लूंगा, क्योंकि गुड्स अभी कहाँ है? रास्ते में है। तो मैं उस गुड्स पे क्या कर लूंगा? रास्ते में ही गुड्स को रोक लूंगा। कैसे रोकूं? पहला, जैसे ही मेरे पास खबर आई कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो माल अभी रास्ते में है, मैंने अपनी बाइक उठाई और भगाई फुल तेज स्पीड में, और जहां वो ट्रक था वहां तक चला गया और ट्रक वाले बोला वापस ले ले। इसको हम बोलते हैं फिजिकल पोजेशन। आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो बाय फिजिकल पोजेशन। और दूसरा, आप सीधा फोन लगा दो। आज के जमाने में सीधा आप ट्रांसपोर्ट वाले बंदे को फोन लगा दो। सर मान लो हो सकता है कि हमारे पास ड्राइवर के नंबर नहीं है तो हमारे पास एजेंसी के नंबर तो होंगे, तो हम किसको फोन लगा देंगे? या तो ड्राइवर को या एजेंसी को। अच्छा, ड्राइवर को मैंने फोन कर दिया कि भाई माल वापस लेके आ जा। उसके बावजूद भी अगर ड्राइवर माल अगर बायर को पकड़ा दे तो माना जाएगा कि मैंने लीन का राइट पहले ही यूज कर लिया था, वो गुड्स मेरा होगा, बायर का नहीं होगा। अच्छा, मैंने अगर एजेंसी को फोन किया है तो एजेंसी किसको फोन करेगी? ड्राइवर को। तो ध्यान रखना, अगर आप एजेंसी को बोल रहे हो तो रीजनेबल टाइम पीरियड से पहले बोल देना। तो आपको एजेंसी को बोलना है तो रीजनेबल टाइम पीरियड से पहले बोलना है, और ड्राइवर को बोलना है तो माल हैंडओवर होने से पहले बोलना है। कि अगर आप एजेंसी को फोन कर रहे हो तो रीजनेबल टाइम पीरियड से पहले फोन करना पड़ेगा, और ड्राइवर को फोन कर रहे हो तो गुड्स के डिलीवर होने से पहले फोन करना पड़ेगा। यहाँ तो बात समझ आ गई? अच्छा, आपने रीजनेबल टाइम पीरियड से पहले एजेंसी को फोन कर दिया या आपने माल पहुंचने से पहले ड्राइवर को फोन कर दिया, उसके बावजूद भी माल अगर सेलर से सॉरी बायर तक पहुंच जाए तो माना यही जाएगा कि सेलर ने अपने राइट का इस्तेमाल कर लिया है। समझ गए? सेलर ने अपने राइट का इस्तेमाल कर लिया है, तो सेलर का उस गुड्स पे क्या हो चुका है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब सेलर क्या करेगा? उस माल को वापस मंगवाएगा। तो माल को वापस लाने का जो खर्चा होगा वो सेलर का होगा। समझ गए बात? उसके बाद में हम क्या कर देंगे? रीसेल। आइए, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजेशन। टू रीगेन का मतलब बेटा क्या होता है? देखो, लीन में तो हमने पोजेशन को रिटेन किया है, लीन में हमने पोजेशन को रिटेन किया है, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में हमने पोजेशन को रीगेन किया है। समझ गए? और उसको हम हमारे पास कब तक रिटेन रखेंगे? जब तक बायर पूरा पैसा ना दे जाए। बायर पैसा दे गया तो बायर को दे देंगे, और बायर पैसा दे के नहीं गया तो रीसेल कर देंगे। व्हेन द अनपेड सेलर ने पार्टेड, पार्टेड का मतलब गुड्स को छोड़ दिया सेलर के पास, और बायर क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट हो गया, तो आप सेलर को सॉरी कैरियर को बोल सकते हो कि गुड्स को क्या कर दे? रिटर्न कर दे, या उसको ये बोल सकते हो कि बायर को डिलीवर नहीं करना। जो ये राइट होता है ये लीन के राइट का ही एक्सटेंशन है। लीन हम तब करते हैं जब तक माल हमारे पास है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, माल कैरियर को दिया, तो लीन का राइट तो खत्म हो गया, बट स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? However, the right of stoppage in transit is exercised only when the following conditions are fulfilled. Seller unpaid हो, आपने गुड्स पे अपना पोजीशन छोड़ दिया, गुड्स रास्ते में हो, बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो। लेकिन इस राइट के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है? एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद में। लेकिन मुद्दा ये है कि लीन कब तक किया जा सकता है? जब तक गुड्स रास्ते में है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ज्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं समझाऊंगा, मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ। आप हो कौन? सेलर। ये कौन है?
कैरियर, और ये कौन है, बायर। लॉ कहता है कि जैसे ही माल, जैसे ही गुड्स, व्हेन गुड्स लॉफुली हैंडेड ओवर टू बायर, या उसका कोई एजेंट, या उसका कोई बिली, जब लॉफुली गुड्स क्या कर लिया जाए, हैंडेड ओवर। हैंडेड ओवर का मतलब आपने हैंड ओवर कर दिया, उसको पोजीशन दे दिया। किसको दे दिया पोजीशन? चाहे बायर को, चाहे एजेंट को, चाहे उसके किसी बेली को दे दिया। समझ गए? ट्रांजिट इज ओवर। अब ट्रांजिट क्या हो चुका है, खत्म। अब स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट आपके पास में नहीं है। तो अगर माल आपने किसको दे दिया, बायर को, या उसके किसी बेली को, या उसके किसी एजेंट को, तो यहाँ पर ट्रांजिट ओवर हो जाएगा, और अब आपके पास में स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ केसेस दे रखे हैं। ये कहता है कि ट्रांजिट खत्म कब होगा, जब बायर को माल दे दिया, या बायर ने माल पहुंचने से पहले ही क्या कर लिया, गुड्स का पोजीशन ले लिया रास्ते में। देखो लॉफुली माल बायर के पास में गया ना, चाहे डेस्टिनेशन पे जाए, चाहे रास्ते में ही बायर आके ले जाए, आपका ट्रांजिट खत्म मान लिया जाएगा। जहां पर कैरियर या जो बेली था, वो बायर को बोलता है कि अब से मैं आपका एजेंट हूं, मतलब कि जो कॉमन कैरियर था, अगर वो बायर का क्या बन जाए, एजेंट बन जाए। जैसे कि माल रास्ते में, कॉमन कैरियर ने बायर को फोन कर दिया कि भैया मैं आपका माल लेके आ रहा हूँ, तो बायर ने कॉमन कैरियर को बोला कि माल तुम्हारे पास रखो, और मैं बता दूंगा आपको तब लेके आना, और जब तक माल आपके पास पड़ा है तब तक आप मेरे बेली हो, और उसको संभालने के खर्चे मैं आपको पे कर दूंगा। तो मतलब कि अभी तक माल तो रास्ते में है, लेकिन कॉमन कैरियर क्या बन गया, बेली बन गया, केयर टेकर बन गया, किसका, बायर का। तो अब आपका स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, माल बायर के पास गया लेकिन बायर ने रिफ्यूज कर दिया, तो जब बायर के पास गया, बायर ने रिफ्यूज कर दिया, तो मतलब कि ट्रांजिट चालू है, लेकिन माल बायर के पास गया, लेकिन कैरियर ने रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया, तो समझो मेरी बात। इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू बायर, कैरियर वाले ने रॉन्गफुल तरीके से बायर को माल हैंडओवर करने से मना कर दिया। जैसे कैरियर वाले को मैं भाड़ा दे चुका हूँ, वो वहां जाके बायर को बोलता है भाड़ा और दे, बायर ने बोला नहीं दूंगा, बताओ सही कौन है गलत कौन है, कैरियर गलत है ना, बायर सही है। कैरियर वाले ने बोला कि जब तक तू मुझे दोबारा भाड़ा नहीं देगा मैं तुझे माल हैंडओवर नहीं करूंगा, और कैरियर वाला माल लेके चला गया। लेकिन है माल अभी भी कहाँ, कैरियर के पास। तो क्या मैं स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अनलॉफुली, अनलॉफुल तरीके से कैरियर ने बायर को माल हैंडओवर करने से रोका है। तो वो गलती कैरियर की है, बायर की नहीं है। स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट खत्म हो जाएगा जब आपने गुड्स दे दिया किसको, कैरियर को, जो कि हायर्ड बाय बायर। हायर्ड बाय बायर का मतलब हो गया एजेंट ऑफ बायर। अगर वो जो कैरियर है वो क्या है, एजेंट ऑफ बायर है, तो गुड्स का जैसे ही आपने एजेंट ऑफ बायर को क्या किया, डिलीवरी दिया, वहां पर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, माल अभी रास्ते में 5 ट्रक गए हुए हैं, जो रास्ते में है 5 ट्रक गए हुए हैं, जो कहाँ है, रास्ते में है। यहाँ मेरे पास खबर आ गई थी कि बायर क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। 5 ट्रक गए हुए हैं जो रास्ते में है, मेरे पास खबर आ गई थी कि बायर क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। तो मैं स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कर सकता था, लेकिन मैंने किया ही नहीं। 2 ट्रक पहुंच गए, 3 पहुंच गए। अब सोच रहा हूँ कि यार 2 तो जो बच गए वापस मंगवा लूँ। तो मतलब कि दैट मोमेंट पे जब मेरे पास राइट आया था, मैंने उस राइट को यूज नहीं किया, इसका मतलब वो राइट वेव मान लिया जाएगा। अब मेरे पास में स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट नहीं होगा। समझ गए बात, नहीं समझे? अच्छा, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कैसे होता है, या तो आप फिजिकली खुद चले जाओ, या आप कैरियर को, ट्रांसपोर्ट को फोन कर दो। क्लियर? ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के बीच का डिफरेंस। अब आना आगे की बात समझना। थोड़ी बातें जो बता रहा हूँ complicated नहीं है सिंपल, लेकिन जो जितना बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना, ज्यादा उस पर दिमाग मत
एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। मैं हूं कौन? सेलर। मैंने गुड्स दे दिया किसको? कॉमन कैरियर को। कॉमन कैरियर ने मुझे बदले में दिया था बिल ऑफ लेडिंग। क्या दिया था? बिल ऑफ लेडिंग। ये बिल ऑफ लेडिंग मैंने किसको भेज दिया? बायर को। और गुड्स अभी कहाँ है? यहाँ। गुड्स कहाँ है? ट्रांजिट में। सेलर ने माल दिया कॉमन कैरियर को, कॉमन कैरियर ने सेलर को दिया बिल ऑफ लेडिंग। सेलर ने वो बिल ऑफ लेडिंग किसको भेज दिया? बायर को। गुड्स अभी कहाँ है? ट्रांजिट में। व्हाट द पॉइंट? और मेरे पास में गुड न्यूज आ गई कि बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। गुड न्यूज आ गई है कि बायर क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। तो क्या मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। लेकिन जब तक मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट करता, जब तक मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट करता, तब तक बायर ने क्या किया? वो जो बिल ऑफ लेडिंग बायर के पास था ना, बायर ने वो बिल ऑफ लेडिंग एंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया किसी बोनाफाइड बायर को। जब तक मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट करता, उस बायर ने वो बिल ऑफ लेडिंग एंडोर्स कर दिया है किसको? किसी बोनाफाइड बायर को। तो बताइए क्या मैं अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मेरा राइट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो लॉ कहता है कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब कर सकते हो? जब बायर क्या हो जाए? सॉल्वेंट। लेकिन ध्यान रखना, बायर जब तक उसको क्या कर दे? एंडोर्स कर दे किसी बोनाफाइड बायर को, उससे पहले पहले। अगर एक बार ये चीज क्या हो गई, आपने किसी बोनाफाइड बायर को क्या कर दिया? बेच दिया, तो उसके बाद में अब आपके पास में स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या कहता है लॉ? लॉ कहता है कि इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज, या तो बेच दिया या क्या कर दिया? प्लेज कर दिया। किताब में कंफ्यूजिंग तरीके से समझना। ये कहता है लीन का राइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे बायर उसको क्या कर दे? बेच दे या प्लेज कर दे। सर आपने तो कहा था ना कि लीन का राइट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो क्या कह रहा है कि लीन के राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे क्या कह रहा है? अनलेस सेलर ने उसको, उस माल को आगे बेचने के लिए क्या दी थी? अप्रूवल। अगर सेलर की अप्रूवल से वो क्या कर दे? उस माल को अगर आगे बेच दे, तो लीन का राइट क्या हो जाएगा? खत्म। एक्सेप्शन 1 दोबारा दे रखा है, जब सेलर की कंसेंट से बायर उस माल को क्या कर दे? आगे बेच दे या प्लेस कर दे, तो लीन का राइट क्या हो जाएगा? सॉरी, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट क्या हो जाएगा? खत्म। इसका एक एक्सेप्शन और है, वो ये है कि जब आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है बेटा? बिल ऑफ लेडिंग। डॉक्यूमेंट टाइटल का मतलब क्या होता है? आपने जब बिल ऑफ लेडिंग क्या किया था? बायर को एंडोर्स किया था। बायर ने उस डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया? दोबारा एंडोर्स कर दिया, जो कि कौन है? गुड फेथ बोनाफाइड बायर है। तो ध्यान रखना, माल भले ही रास्ते में, भले ही बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन बायर ने उस माल को क्या कर दिया? किसी बोनाफाइड बायर को क्या कर दिया? अगर एंडोर्स कर दिया है, तो अब आपके पास में स्टॉपेज इन ट्रांजिट का जो राइट है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े। अच्छा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बाद में क्या करोगे? गुड्स को आप रीसेल। रीसेल लॉ कहता है, आपने क्या कर लिया? लीन कर लिया। आपने क्या कर दिया? स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर दिया। तो अब आप उसको क्या करोगे? रीसेल करोगे? नहीं करोगे? रीसेल करने के दो तरीके हैं। एक है विदाउट नोटिस टू बायर, एक है विद नोटिस टू बायर। एक तरीका तो है कि विद नोटिस, एक होता है विदाउट नोटिस। मतलब कि आपको नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा जिस गुड्स को आपने लीन किया है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया है, सीधा आप उसको बेच दो। सीधा उस गुड्स को क्या कर दो? रीसेल कर दो। आपको किसी भी प्रकार के नोटिस को देने की आवश्यकता नहीं है। बायर को आपको कोई नोटिस नहीं देना। लेकिन कब होता है ऐसा? जब नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो। नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है बेटा? पेरिशेबल गुड्स। जब गुड्स क्या हो? पेरिशेबल हो, या टर्म ऑफ
रीसेल ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। जब सेलर और बायर के बीच में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ था कि हम इस गुड्स को क्या कर देंगे, रीसेल कर देंगे। तो वहां पर आपको कोई अलग से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर मान लो रीसेल हुआ था, उस पर आपको लॉस हो गया तो, या रीसेल पे अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो, प्रॉफिट होगा तो किसका होगा, सेलर का। और लॉस होगा तो किसका होगा, सेलर विल रिकवर फ्रॉम बायर। एक होता है कि जब आपको नोटिस देना पड़ेगा, बताओ नोटिस कब देना पड़ेगा, ये दो सिचुएशन को छोड़ दो, इन दो सिचुएशन को छोड़ दो, बाकी हर जगह क्या करना पड़ता है आपको, नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देना कंपलसरी है, आपने नोटिस देना है। किस बात का नोटिस, रीसेल का। और आपको एक रीजनेबल टाइम पीरियड का क्या करना है, वेट करना है। अगर रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर भी अगर बायर पेमेंट ना देके जाए तो, मान लो रीजनेबल टाइम पीरियड में गुड्स खराब हो गए तो, मुझे बताओ, पेरिशेबल गुड्स में तो नोटिस देने की आवश्यकता होती नहीं है, मैं तो ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहा हूं। अगर आपने ड्यूरेबल गुड्स है या आपने कॉन्ट्रैक्ट में रीसेल के बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले आप नोटिस दो रीसेल का, उसको एक रीजनेबल टाइम दो। अगर रीजनेबल टाइम में भी अगर बायर पेमेंट ना करके जाए तो, नो पेमेंट और टेंडर बाय बायर। बायर ने ना तो पेमेंट किया ना क्या किया, टेंडर किया, तो अब आप इसको क्या कर दो, रीसेल। लेकिन सर रीसेल पे लॉस हो गया तो बताओ क्या होगा, सेलर विल रिकवर फ्रॉम बायर। और प्रॉफिट हो गया तो सेलर का होगा। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मान लो जहां पर नोटिस देना कंपलसरी हो, लेकिन फिर भी हम बिना नोटिस दिए बेच दें तो, जहां पर नोटिस देना कंपलसरी हो और हम वहां पर अगर बिना नोटिस दिए बेच दें तो, वेयर नोटिस ऑफ रीसेल इज कंपलसरी बट नो नोटिस गिवन। मतलब कि रीसेल का नोटिस देना कंपलसरी था, बट आप नोटिस नहीं दिया तो, नहीं दिया, और आपने उस गुड्स को क्या कर दिया बेटा, रीसेल। बताओ लॉस हो गया तो सेलर का होगा, बायर का नहीं होगा। और प्रॉफिट हो गया तो सेलर विल पे टू बायर। अगर प्रॉफिट हो गया तो वो आपको बायर को लौटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गलती तुम्हारी है, तुमने बायर को रीसेल का नोटिस नहीं दिया। गॉट द पॉइंट। तो ये था तुम्हारा पूरा कंसेप्ट किस चीज का, रीसेल का। कौन सा वाला, रीसेल का। ये सारा मैंने आपको बता दिया, सारा बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। बताइए अगेंस्ट द बायर का मतलब क्या है। एक होता है अगेंस्ट द गुड्स। अगेंस्ट द गुड्स पे राइट कब होता है, जब गुड्स किसके पास पड़ा हो, सेलर के पास में हो तो लीन कर लेगा, रास्ते में तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लेगा। लेकिन अगर गुड्स वो बायर के पास पहुंच गया तो फिर हम अब किस पे केस करेंगे, बायर पे केस करेंगे। तो बताओ बायर पे केस करेंगे तो क्या मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। क्या मांगेंगे, पैसा, कि भैया मुझे मेरा पैसा दिलवा दो। अच्छा पैसा तो दिलवाएगा, अच्छी बात है, लेकिन उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है नहीं किया है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डैमेज मांगोगे नहीं मांगोगे, तो प्राइस मांगोगे या डैमेज मांगोगे, एक चीज बताओ यार, दोनों नहीं मिलते हैं। जब पैसा मिल गया तो डैमेज किस बात का। देखो पहले पैसा मांगेंगे, और अगर वो पैसा नहीं देगा तो हम रीसेल कर देंगे, और रीसेल पे जो लॉस होगा वो हम बायर से मांग लेंगे, उसको हम बोलते हैं डैमेज। डैमेज तब मांगा जाएगा जब आपने उस गुड्स का क्या किया हो,
रीसेल किया हो। जब गुड्स बायर ले जा रहा है तो आप उसे प्राइस मांगो, दो चीज थोड़ा ना मिलेगी। लेकिन सर एक बात बताओ, बायर माल लेके जा रहा है हमारे कोर्ट केस करने के बाद, तो जो माल उसको पहले लेके जाना चाहिए था वो लेके जा रहा है 2 साल बाद, तो जितना डिले हुआ है उतने का क्या मांग लेंगे? डैमेज नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मिलेगा जितना आपके कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कह रहा हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बायर और सेलर के बीच में, वहां पर जो रेट लिखा हुआ उतना मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा हो तो कोर्ट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है बेटा? कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो पहली चीज हम क्या मांगेंगे? प्राइस। प्राइस अगर लेट आ रहा है तो साथ में क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट। सामने वाला प्राइस देके नहीं जा रहा है, मना कर रहा है, तो उस गुड्स को हम बेच देंगे। जितना हमारा लॉस होगा वो सामने वाले से मांग लेंगे एज ए डैमेज। क्लियर? इसका थर्ड पॉइंट बाकी है, थर्ड पॉइंट बताता हूँ। थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ ना। मैं हूं कौन? सेलर। तुम हो कौन? बायर। बायर ने मुझे क्या दिया? ऑर्डर। मैंने ऑर्डर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। और टू बी डिलीवर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2025। माल डिलीवर कब होना है? 1 अक्टूबर 25 को होना है। बायर रिफ्यूज्ड। बायर ने क्या कर दिया? मना कर दिया। कब मना किया? 1 अक्टूबर को बायर ने मना कर दिया। बायर ने मना किया, इसका मतलब ब्रीच है। क्या है? इसको हम बोलते हैं क्या? एक्चुअल ब्रीच। और अगर बिफोर, अगर 1 अक्टूबर से पहले मना कर दिया तो बोलते हैं एंटीसिपेटरी। अगर बायर ने यहां मना कर दिया तो 1 अक्टूबर से पहले, तो वो क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच है। 1 अक्टूबर से पहले मना कर दिया तो एंटीसिपेटरी ब्रीच है। अब बायर ने बोल दिया भाई साहब मैं नहीं लूंगा, 1 अक्टूबर से पहले ही बोल दिया मैं नहीं लूंगा। अब बायर तो नहीं लेगा, अब मैं क्या करूं? इस गुड्स को किसी और को बेच दूं? तो पहले किसी और को बेचूं या पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करूं? पहले इसको रिजाइन मींस कैंसिल करूंगा, देन किसी और को क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। और जहां पर जितना मुझे लॉस होगा मैं किससे रिकवर कर लूंगा? बायर से। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिकेट हुआ है, ब्रीच हुआ है ड्यू डेट से पहले, समझ गए, सेलर इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रिजाइन, कैंसिल कर सकता है, प्लस बायर से क्या मांग लेगा? डैमेज फॉर ब्रीच। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेमेडी ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। देखो, रेमेडी ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर का मतलब ये है कि इस बार सेलर मना कर रहा है कि माल नहीं दूंगा, तो बायर क्या कर लेगा? सेलर बोल रहा है कि माल नहीं दूंगा, तो बायर क्या कर लेगा? तो बायर केस करेगा नहीं करेगा? तो पहला, बायर केस करेगा और क्या मांगेगा? डैमेज। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 लाख का, सेलर ने मना कर दिया। अब बायर ने वो चीज मार्केट में कितने में खरीदी? 12 लाख में खरीदी, तो बायर को कितने का लॉस हो गया? तो बायर कितना मांगेगा डैमेज? 2 लाख का। ये जो कैलकुलेशन होती है डैमेज निकालने की, ये होती है कहां पर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी गई है, सेक्शन 73 के अंदर, कि डैमेज कैसे निकाला जाएगा। तो डैमेज निकाल लेंगे। दूसरा, हम बायर हैं, सेलर ने माल देने से मना कर दिया, तो अब ये माल मैं कहां से खरीदूंगा? मार्केट से। प्रॉब्लम है कि ऐसा गुड्स कहीं और मिलता ही नहीं है, तो मैं कोर्ट में जाके क्या बोलूंगा? जज साहब मुझे डैमेज नहीं चाहिए, साहब मुझे क्या चाहिए? गुड्स ही चाहिए। उसको हम बोलते हैं शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। थर्ड नंबर आता है कि जहां पर, इसको ना एक बार छोड़ दो, ये हम बात कर लेंगे इसके अंदर, यूनिट 2 के अंदर, एक बार छोड़ दो इसको। नेक्स्ट आता है कि सेलर ने अगर मना कर दिया था ड्यू डेट से पहले, तो इस बार ड्यू डेट से पहले किसने मना किया है? सेलर ने। तो वो एंटीसिपेटेड ब्रीच है। तो बायर सीधा कहीं और से खरीदेगा या पहले पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा? पहले पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को आप रिप्यूडिकेट कर देना, रिजाइन कर देना, उसके बाद में क्या कर लेना? कहीं और से खरीद लेना। और चाहो तो ड्यू डेट तक का वेट कर सकते हो, उसके बाद में कैंसिल करके कहीं और से खरीद लेना। सर एक बात बताओ, मैं बायर हूं,
मैंने सेलर को सारा पैसा एडवांस दे दिया। मैं कौन हूँ? बायर। मैं सेलर को क्या दे दिया? सारा पैसा एडवांस दे दिया। सेलर ने माल देने से मना कर दिया। मैंने कोर्ट में केस किया, 2 साल बाद मैं केस जीत गया। समझ गए? सेलर मुझे सारा पैसा क्या कर रहा है? वापस लौटा रहा है। तो भैया ब्याज नहीं दोगे? कितना ब्याज? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है तो कौन डिसाइड करेगी? कोर्ट डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? कोर्ट डिसाइड। और लास्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा? ऑक्शन सेल। कौन सा आ रहा है? ऑक्शन सेल। बताओ बेटा, ऑक्शन सेल में क्या होता है? हम सबसे पहले न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिसको बेचना है। उस ऐड को हम क्या, समझ गए? तो उस ऑक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं 20 करोड़, कोई बोलेगा 25 करोड़, कोई बोलेगा 50 करोड़। वो कहलाता है ऑफर। तो सबसे ऊंची बिड होती है, तो हम क्या बोलते हैं? 50 करोड़ एक, 50 करोड़ दो, 50 करोड़ तीन। फॉल ऑफ हैमर। देखो, लॉ कहता है कि फॉल ऑफ हैमर, लेकिन प्रैक्टिकली बता देता हूँ क्या होता है। प्रैक्टिकली ये होता है कि फॉल ऑफ हैमर, और देन लास्ट में एक लाइन कही जाती है, एंड दिस गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मनीष खत्री। ये लाइन बोलना कंपलसरी होता है। लॉ में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये लाइन बोलना कंपलसरी होता है। तो ये लाइन बोलता कौन है? उसको हम बोलते हैं ऑक्शनर। क्या बोलते हैं? और ऑक्शनर हमारा एजेंट होता है। क्या होता है? एजेंट। और उस एजेंट के लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम क्या है? लॉ ऑफ एजेंसी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है ना, ये भी लॉ ऑफ एजेंसी का ही क्या है? पार्ट है। और स्पेशली तुम्हारा चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। समझ गए? अब ऑक्शन सेल कैसा होगा? जैसे कि विजय माल्या की सारी प्रॉपर्टी को बैंक ने कब्जा कर लिया, और बैंक विजय माल्या की प्रॉपर्टी बेचेगी नहीं बेचेगी? मकान, कार, ये सब एक साथ बेच देंगे क्या? ये अलग अलग बेचेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है इन सबको अलग अलग लॉट में क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा, जिनका एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्शन सेल कंप्लीट कब होती है बेटा? जब उस पर क्या होता है? फॉल ऑफ हैमर होता है। क्या होता है? फॉल ऑफ हैमर। समझ के बात? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने मुझे बोला 20 करोड़, मैंने कहा 20 करोड़ एक, 20 करोड़ दो, तुमने बोला कि सॉरी सर, मजाक कर रही थी। मतलब कि तुम अपना ऑफर वापस लेना चाहते हो, ले सकते हो क्या? ऑफर वापस लिया जा सकता है फॉल ऑफ हैमर से पहले। एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर वापस लिया नहीं जा सकता है। तो जब तक एक्सेप्टेंस ना हो जाए, जो बिडर है, ऑफरर, वो अपनी बिड को वापस ले सकता है। क्लियर है? सी नंबर पॉइंट आता है, राइट टू बिड में बी रिजर्व। राइट टू बिड में बी रिजर्व। तो सुनना मेरी बात, राइट टू बिड में बी रिजर्व जो कंसेप्ट है ना, ये दो जगह एप्लीकेबल होता है। पहला और दूसरा। क्या इस पहला तो ये आता है, सेलर विल पार्टिसिपेट, मतलब सेलर भी पब्लिक के साथ बैठ के ऑक्शन सेल में अपनी बिड लगाएगा। मतलब कि जो सेलर अपना गुड्स ऑक्शन में बेच रहा है, सेलर भी पब्लिक के बीच में क्या होगा? बैठेगा और बिड लगाएगा। इसको हम बोलते हैं राइट टू बिड में बी रिजर्व। लेकिन रियल सेंस में जिसका मतलब होता है वो ये होता है, समझना। आईपीएल देखा है? आईपीएल के मैचेस, ऑक्शन सेल लगती है। ऑक्शन सेल में मान लो कोई खिलाड़ी आ गया बिकने के लिए, कोई खिलाड़ी आ गया बिकने के लिए, मान लो विराट कोहली आ गया। सब टीमें क्या कर रही है? बोल रही है, कोई बोलता है 50 करोड़, कोई बोलता है 100 करोड़। बीच में कोई लड़की घुस गई, विराट कोहली की तकड़ी वाली फैन, वो बोलती है 150 करोड़, विराट कोहली आज से मेरा हुआ। तो क्या कोई भी बीच में घुस सकता है क्या? या जिन लोगों को इनवाइट किया गया है केवल वो ही बिड में पार्टिसिपेट करेंगे? इस कंसेप्ट को भी हम क्या बोलते हैं? राइट टू बिड। जिन लोगों को इनवाइट किया जाएगा वो ही बिड में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। इसको बोलते हैं राइट टू बिड में भी रिजर्व। मतलब कि ये दो जगह लगता है कि सेलर खुद पार्टिसिपेट करेगा, पहले बताना पड़ेगा, और केवल लिमिटेड लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। हर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा मुंह उठा के नहीं आएगा। इसको भी क्या बोलते हैं? राइट टू बिड में भी रिजर्व, पहले से बताना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, मान लो मैंने कोई पेंटिंग बनाई, मैं उसकी ऑक्शन से लगा रहा हूं, जिसमें पब्लिक आई हुई है,
पब्लिक को ध्यान लगा ना कि मनीष खत्री ने पेंटिंग बनाई है, उसको खरीदने के लिए पब्लिक आई हुई है। और साथ में मैंने अपने खास स्टूडेंट भी क्या कर दिए, बैठा दिए। कोई बोले 50 लाख तो मेरा चेला बोल देता है 51 लाख। कोई बोले 1 करोड़ तो मेरा चेला क्या बोल देता है 1 करोड़ 20 लाख। ऐसे करते 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 उस चीज की बिट चलेगी कहाँ, 2.5-3 करोड़ रुपए तक। मैंने मेरे चेलों को क्या बोला, बस तुम चुप हो जाओ। तो एंड में लास्ट में एक बंदे ने 2.5-3 करोड़ रुपए में वो पेंटिंग खरीद ली। खरीदने के बाद उसको रियलाइज हुआ, उसको पता लगा कि बीच बीच में जो लोग बोल रहे थे ना, वो सेलर के ही क्या थे, बंदे थे। तो बताइए बायर के साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है, फ्रॉड। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइडेबल। तो कहता है कि अगर बिना नोटिफाई करवाए, बिना बताए सेलर या उसके बंदे बैठ गए हैं तो उसको फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल होता है। क्या होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। और जब सेलर के बंदे बैठ जाते हैं और बीच बीच में रेट क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। क्या बोलते हैं, प्रिटेंडेड बिडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं बोली का बहाना। मतलब वो रियल सेंस में ऑप्शन में बिड लगा नहीं रहे हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा होता है जो रियल में होशियार होता है, एक बच्चा होता है जो होशियार बनने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं प्रिटेंड करना। समझ गए। और एक लास्ट चीज, ऑक्शन सेल स्टार्ट होती है ना, वहां पर स्टार्टिंग में बोला जाता है इस इस एसेट की ऑक्शन सेल स्टार्ट होती है 2 करोड़ रुपए से। मतलब ये उसका क्या है, मिनिमम प्राइस है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व प्राइस, या जिसको बोलते हैं अपसेट प्राइस। और इससे कम पर अगर फॉल ऑफ हैमर हो जाए तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा। गॉट द पॉइंट। और लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट नहीं है, फालतू टॉपिक है, तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मेरी बात समझना, एक कंसेप्ट आता है जीएसटी। ये जीएसटी एप्लीकेबल होता है एट टाइम ऑफ सेल। सेल का मतलब जिस समय ऑनरशिप क्या होती है, ट्रांसफर होती है। समझना, ए ने बी को क्या दिया है, ऑफर। उसने कहा है कि भैया मुझे 1000 kg गुड्स चाहिए, रेट बताओ। तो आपने कहा कि भैया जो इसकी रेट है ना वो 10 रुपए है प्लस 5% जीएसटी। समझ गए। और उसने कहा था कि मैं गुड्स आपको डिलीवर करूंगा 1 अक्टूबर को, क्योंकि अभी तक गुड्स बना हुआ नहीं है। गुड्स बना हुआ नहीं है तो वो क्या कहलाता है बेटा, फ्यूचर गुड्स। क्या कहलाता है, फ्यूचर गुड्स। अगर गुड्स बना हुआ नहीं है तो क्या कहलाता है वो, फ्यूचर गुड्स कहलाता है। बताइए इसकी सेल कब होगी, जब वो गुड्स बन जाएंगे, डिलीवरेबल स्टेट पे आ जाएंगे, प्लस बायर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी सेल हो गई क्या, अभी तो क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट टू सेल है, अभी सेल नहीं हुई है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। लेकिन हुआ ये कि जिस दिन इसकी एक्चुअल सेल हुई, क्या हुई, एक्चुअल सेल हुई, वहां पर जीएसटी हो गया 18%। तो बताइए कस्टमर कौन सा जीएसटी भरेगा। एग्रीमेंट वाले टाइम था 5% और सेल वाले टाइम कितना हो रहा है, 18%। तो बताइए कस्टमर कितना जीएसटी भरेगा। कस्टमर बोलेगा नहीं भाई साहब उस समय तो 5% की बात हुई थी। तो भाई साहब मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है कि मैंने बदला है, कि रेट मैंने बदली है क्या। अगर वो बोलते नहीं भाई साहब हम तो 5 ही देंगे, तो मैंने कहा एक काम कर, अगर यहाँ 18 होती और अब 5 हो जाती तो कितना पे करता, तो बोलते भाई साहब फिर तो मैं 5 पे करता। तो मुद्दा ये है कि ये जो जीएसटी लिखा गया है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में जो जीएसटी लिखा जाएगा उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। जीएसटी वो वाला एप्लीकेबल होगा जो एट द टाइम ऑफ सेल पे लागू होगा। मतलब पहले अगर 5 लिखा था, सेल पे 18 हो गया तो 18, पहले 18 लिखा था सेल पे 5 हो गया तो 5। गॉट द पॉइंट। और लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ हो कि भाई साहब जीएसटी 5 ही लगेगा, 18 हो गया तो हम भरेंगे, फिर 5 ही लगेगा। अदरवाइज इस 5 से मतलब नहीं है, मतलब उस जीएसटी से जो एक्चुअल टाइम के टाइम एप्लीकेबल होगा उतना जीएसटी आपसे रिकवर किया जाएगा। तो ये था तुम्हारे पास बेटा क्या, यूनिट नंबर 4। और द पॉइंट पक्का समझ में आ गई। यूनिट नंबर 3 कवर, 4 कवर। अभी हम, हाँ जी आओ बेटा यूनिट नंबर 2 पर।
इसका नाम क्या है? कंडीशंस एंड वारंटीज। देखो, कंडीशन एंड वारंटीज क्या होती है समझना। सेलर जब गुड्स बेचता है, जैसे कि तुम मेरे कस्टमर हो, तुमने बोला भैया मोबाइल दिखाओ, मैंने कहा इस मोबाइल में आपको ये फीचर मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा, आपको ये कैमरा मिलेगा। मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ ना माल को बेचने से पहले। क्यों बताता हूँ? ताकि कस्टमर इस प्रोडक्ट को लेके इंड्यूस हो जाए और इस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, इस प्रोडक्ट में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? मैं मोबाइल आपके सामने क्या कर रहा हूँ? रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके फंक्शंस बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, जिसको लॉ की भाषा में बोलते हैं स्टिपुलेशंस। क्या बोलते हैं? स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशंस क्या होते हैं समझना। सेलर यूजुअली क्या करता है? सर्टेन रिप्रेजेंटेशन देता है, स्टेटमेंट देता है, ताकि इंटेंडिंग बायर को खरीदने के लिए प्रेरित, इंड्यूस किया जा सके। ये जो रिप्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, ये बेसिकली प्रोडक्ट के नेचर के बारे में, क्वालिटी के बारे में, और बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारे पर्पस को पूरा कर देगा। ये बातें होती है फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पस के बारे में। किसके बारे में होती है? बायर के पर्पस के बारे में होती है ये बातें। और ये जो बातें होती हैं इनको वन वर्ड में क्या बोलते हैं बेटा? स्टिपुलेशंस। लेकिन स्टिपुलेशन की भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है कंडीशंस, एक होती है वारंटीज। स्टिपुलेशन की दो कैटेगरीज होती है, एक कहलाती है कंडीशन, एक कहलाती है वारंटी। स्टिपुलेशन को कंडीशन तब बोलते हैं, फर्स्ट सुनना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल हो। क्या हो? एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब, तुमने मुझे बोला कि भाई साहब ऐसी बाइक दो जो मिट्टी पर चल सके। ठीक है, बाकी सारे फीचर इसमें चाहिए, गियर भी चाहिए, रेस भी चाहिए, मना नहीं है, लेकिन मुझे मेन फीचर क्या चाहिए? जो मिट्टी पे चल सके। ऐसी कार दो जिसका माइलेज कम से कम 22 किलोमीटर पर लीटर है। ठीक है, क्लिच प्लेट भी होनी चाहिए, सीटें भी होनी चाहिए, एयर बैग होनी चाहिए, वो अलग चीज है। मेन पर्पस मेरा क्या है? वो माइलेज। मुझे ऐसा ट्रक दो जो हैवी लोड लेके हिली एरिया में जा सके। नो डाउट बाकी और भी सुविधाएं चाहिए जो होते हैं, लेकिन ये उसके लिए क्या है? एसेंशियल है। अगर जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूं जो मेरे लिए क्या है? एसेंशियल है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को बोलते हैं कंडीशन। और जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वारंटीज। तो क्या बोलते हैं? कंडीशंस एंड वारंटीज। तो मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। तो जितनी बातें बताई जाती है वो दो कैटेगरी में आती है, कंडीशन एंड वारंटीज। कंडीशंस वो स्टिपुलेशन होती है जो मेन पर्पस के लिए क्या होती है? एसेंशियल। लेकिन मान लो ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिली, तो उस प्रोडक्ट में ये फीचर नहीं मिला, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मेन रिक्वायरमेंट थी वही पूरी नहीं हो रही है। तो अगर वो चीज मुझे नहीं मिलती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, पैसा वापस, प्लस अगर तेरे चक्कर में मेरा कोई नुकसान हुआ है तो उसका डैमेज। तो ये क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, इसको ब्रीच माना जाएगा अगर वो चीज आपको उसके अंदर नहीं मिलती है। अगर जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट आपने बताई थी अगर वो उसमें नहीं मिलती है तो इसको क्या माना जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो? रिप्यूडिकेट का मतलब कैंसिल कर सकते हो। वारंटी क्या होती है? सेकेंडरी होती है। वारंटी क्या होती है? सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? कोलेटरल। तो ये कोलेटरल होती है मेन पर्पस की। अगर ये चीज आपको नहीं मिलती है तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर सकते हो, लेकिन केवल मांग सकते हो क्या? डैमेज मांग सकते हो। क्या मांग सकते हो? डैमेज, क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो स्टिपुलेशंस वो सारी बातें, वो रिप्रेजेंटेशन, वो स्टेटमेंट जो सेलर देता है माल को बेचने से पहले। अगर एसेंशियल हो तो कंडीशन है, कोलेटरल हो तो वारंटी है। एसेंशियल ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल प्लस डैमेज। और अगर कोलेटरल जिसको बोलते हैं वारंटी, वारंटी ब्रीच होता है तो केवल क्या मांगा जा सकता है? डैमेज मांगा जा सकता है। गॉट द पॉइंट? ये डिफरेंस पढ़ लेना, क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आना सीधा। ये जो कंडीशंस होती है या जो वारंटीज होती है ये दो प्रकार की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या होती है? जो बातें सेलर ने बायर को बता दी या जो बातें बायर ने सेलर को बता दी उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस। जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक दूसरे के साथ हमने डिस्कस कर लिए और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ही लिख दिए कि इन इन बातों को
कंडीशन माना जाएगा। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, और ये बातें वारंटी मानी जाएगी। अगर इनमें से कोई ब्रीच होता है तो केवल डैमेज मिलेगा। जैसे कार है, कार के अंदर ये बातें अलग होगी, तो एसी में बातें अलग होगी, तो फर्नीचर में ये बातें अलग होगी। तो एक्सप्रेस में क्या आएगा, जो आपने पहले मिलके डिसाइड कर लिया, आपने मिले डिसाइड करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या किया, लिख दिया कि ये बातें तो क्या मानी जाएगी, कंडीशंस आपने लिख दिया, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये पॉइंट कौन से हैं, कंडीशन। और वैसे ही आपने कुछ पॉइंट और लिख दिए जो किसमें डाल दिए, वारंटीज में। अब कंडीशन ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो प्लस डैमेज मांग सकते हो, वारंटी ब्रीच होती है तो केवल क्या मांग सकते हो, डैमेज। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए गए हैं वो क्या है, एक्सप्रेस है, लेकिन जो लॉ में लिखे गए हैं वो इम्प्लाइड है। आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे गए हैं, बट कहाँ लिखे गए हैं, लॉ में लिखे गए हैं। लॉ इनके होने की एजम्पशन लेता है। लॉ कहता है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, इन शर्तों को भी पूरा करना कंपलसरी है। तो जो बातें लॉ ने लिख दी है उन्हें क्या माना जाएगा, वारंटीज माना जाएगा। क्लियर है। तो दो बातें होती है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब जो बातें बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर क्या हो गई थी, अग्री हो गई थी, तो वो एक्सप्रेस मानी जाएगी। और इम्प्लाइड वो होती है जो आपके बीच में एग्री तो नहीं हुई है बट प्रेज्यूम्ड बाय लॉ है, जिनके होने की अजम्पशन कौन लेता है, लॉ लेता है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता रहा हूं, उस बात को आप समझ लेना। उस बात के बारे में टॉपिक आता है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस मैं आपको उसका थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, जिसका नाम आता है केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। मतलब ये है कि सेलर जो गुड्स बेचता है वो खराब निकलता है तो सेलर लाइबल माना नहीं जाएगा। सेलर जो क्या करता है, गुड्स बेचता है, वो खराब निकलता है तो सेलर लाइबल माना नहीं जाए। लेट द बायर बी अवेयर। सेलर माल बेचेगा, सेलर बढ़िया माल बेचता है तो भी उसको बढ़िया बताएगा, और घटिया माल बेचता है तो भी उसको बढ़िया ही बताएगा। एक बंदा दुकान में टी शर्ट बेचता है 300 वाली, तो क्या ये बोलेगा भाई साहब ये तो बकवास है। वो 50 वाली टी शर्ट भी बेचेगा तो क्या बोलेगा, भाई साहब बढ़िया है। ये तो बायर के ऊपर है कि पहले जांच ले, परख ले और पता कर ले कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, ये आपके पर्पस को पूरा करेगा या नहीं करेगा। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, बायर पे डिपेंड करता है। सेलर अपने बेचे गए माल के लिए कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। मतलब कि अगर सेलर ने आपको माल बेचा वो खराब हो गया तो आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ तो सेलर लाइबल माना नहीं जाएगा। लेकिन जो अब हम पढ़ने वाले हैं, इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटीज, ये उस केविएट एम्प्टर के एक्सेप्शंस हैं। क्या है, एक्सेप्शन। यहाँ पर बायर लाइबल नहीं होगा, यहाँ लाइबल कौन माना जाएगा, सेलर माना जाएगा। लेकिन इसकी अपनी अपनी शर्तें होती है, उन शर्तों को ढंग से पढ़ना। तो केविएट एम्प्टर आता है जिसमें दो होते हैं, सॉरी, आपकी इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटीज। अब ये दो हो गए, एक हो गया एक्सप्रेस और एक हो गया इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो वो हो गए जो बायर और सेलर ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन कर दिया, दैट इज एक्सप्रेस। लेकिन जिनके होने की एजम्पशन लॉ ले रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड बोलते हैं। अब इम्प्लाइड में पॉइंट्स आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है टी, टी फॉर टाइटल, टी फॉर टाइटल। एक बात बताइए, तुमने मुझे बोला कि सर मोबाइल का चार्जर चाहिए, मैंने कहा ये पड़ा रख लो, तुम्हें क्या लगेगा ये चार्जर किसका है, मेरा ही है। तुम तो बोनाफाइड हो ना, तुम्हें क्या पता ये चार्जर मेरा है या नहीं है। तुम तो खरीदते समय क्या मान के चलोगे, ये चार्जर मेरा है। तुम बायर के तौर पर खरीदते हुए ये मान के चलोगे कि सेलर के पास बेचने का क्या है, राइट है, बिकॉज यू आर ए बोनाफाइड बायर। और कल की क्लास में हमने बात की थी कि बोनाफाइड बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है चाहे मैं इसका ऑनर हूं चाहे नहीं हूं। लॉ एक एजम्पशन लेके चलता है, कौन, लॉ एक एजम्पशन लेता है कि सेलर जिस चीज को बेच रहा है सेलर के पास उसको बेचने का राइट है। बायर ये मान के चल सकता है। ये एजम्पशन कौन ले रहा है, लॉ, इम्प्लाइड है। तो लॉ क्या एजम्पशन ले रहा है कि सेलर जो गुड्स बेच रहा है, बायर ये मान के चल सकता है कि उसको बेचने का राइट किसके पास में है, सेलर के पास में है। इम्प्लाइड वारंटी या इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन।
कि सेलर जो माल बेच रहा है माना क्या जाएगा, सेलर हैव अथॉरिटी टू सेल। लेकिन बाद में पता लगा ये चोरी का है, तो मतलब ये इम्प्लाइड कंडीशन क्या हो गई, ब्रीच हो गई। क्या हो गई, ब्रीच। अब आप क्या करोगे एज ए बायर, जिसका भी ये था उसको लौटा देना। जिसका था, मेरे को नहीं, मैं तो खुद चोर हूं, मेरे को नहीं, जिसका था उसको लौटा देना। और जो तुमने पैसा लगाया था इसके ऊपर वो किससे मांगोगे, वो मेरे से मांग लेना। तो जिसको भी आपने, जिसका भी ये चार्जर है उसको लौटा देना, लेकिन जो पैसा आपने मुझे पे किया है वो मेरे से मांग लेना, प्लस डैमेज। जितना भी आपका क्या हुआ है लॉस, आप उसका मेरे से क्या मांग लेना, डैमेज। तो इम्प्लाइड जो कंडीशन है जिसमें पहला क्या आता है, टी फॉर टाइटल। टाइटल हमें क्या कह रहा है कि ये माना जाएगा कि सेलर हैव अथॉरिटी टू सेल द गुड्स whenever this condition breaches। जब भी ये कंडीशन क्या होगी, टूटेगी, सेलर ने आपके साथ धोखा किया है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ब्रीच होगी। मतलब सेलर के पास बेचने की अथॉरिटी थी नहीं, तो आपने तो क्या मांग के चला था कि सेलर के पास बेचने की अथॉरिटी, लेकिन पता लगा सेलर के पास बेचने की अथॉरिटी नहीं है, तो इम्प्लाइड कंडीशन टू टाइटल क्या हो गया, ब्रीच हो गया। तो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, और मुझसे क्या मांगोगे, पैसा प्लस डैमेज, जितना आपको क्या हुआ है, लॉस, जिसको हम बोलते हैं टी फॉर टाइटल। नेक्स्ट आता है डी, डी फॉर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तुम एज ए बायर मेरे पास में आए, तुमने बोला कि सर हमारी कुछ नीड है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है। मैंने कहा बताओ क्या चाहिए, आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट मुझे बता दी। लेट एग्जाम्पल, तुमने मुझे बोला कि सर मैं सेलर हूँ, मैं इस टाइप के कुर्ते बेचता हूँ। तुमने कहा कि हमें इस टाइप के ब्लू कलर के क्या चाहिए, कुर्ते चाहिए, प्योर कॉटन में चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए, प्योर कॉटन हो, फुल स्लीव्स हो, शॉर्ट में हो, ऊपर बटन हो, प्योर कॉटन। मैंने कहा मिल जाएगा। तुमने कहा कब तक भेज दोगे, मैंने कहा आप जाओ, कल पहुंचाता हूँ। तो कल शाम को तुम्हारे पास एक कार्टून भरा हुआ डब्बा आया, ये पूरा कार्टून आया, इसमें क्या है अंदर, कपड़े ही कपड़े हैं। तुमने अभी तक ओपन नहीं किया है, नहीं किया। इमेजिन करो इसमें क्या होगा, वही होगा तो तुमने मांगा है। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। लॉ कहता है कि जब सेलर को बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब कर दी है, बायर ने सेलर को क्या कर दी, अपनी रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब कर दी है, तो सेलर जो माल बायर को भेजेगा वो किससे मैच करना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। और अगर माल भेजा गया है वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता है, तो डिस्क्रिप्शन से मैच करने का मतलब थोड़ा थोड़ा तो मैच करे, थोड़ा थोड़ा नहीं, 100% डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। अगर मैं नहीं मैच करता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल प्लस डैमेज। तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, जब बायर ने सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दी थी, तो जितना भी माल सेलर बायर को भेजेगा वो डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। नहीं मैच करता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, पैसा वापस प्लस डैमेज, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। गॉट द पॉइंट। टी टाइटल, डी फॉर डिस्क्रिप्शन, और एस से आता है सैंपल। सैंपल का मतलब क्या होता है, तुमने मुझे बोला कि सर आईपैड वाली पेंसिल दिखाओ, मैंने कहा ये लो मैडम। तुमने सैंपल पसंद कर लिया, क्या कर लिया, पसंद कर लिया। तुमने कहा 1000 पीस भेज दो, क्या भेज दो, 1000 पीस। तो बताइए जितना भी माल आपके पास में आएगा वो किससे मैच करना चाहिए, इस सैंपल से मैच करना चाहिए। अच्छा, इस सैंपल के अंदर जो बैटरी लगी हुई है, इसके अंदर क्या लगी हुई है, वो खराब थी, मतलब कि 80% बैटरी डैमेज थी। लेकिन तुमने तो चला के देखा था, या चला के भी नहीं देखा होगा। लेट द बायर बी अवेयर। आपने जब आए थे चला के देखा होगा, या सीधा ही ब्लाइंड फेथ, चला के देखा होगा ना, उसमें तो चल रही थी, लेकिन उसकी बैटरी क्या थी, 80% डाउन थी, मात्र 20% पे चल रहा था। मतलब कि बैकअप कितनी देर आएगा, 15 20 25 मिनट। तुमने 5 7 मिनट चला के देखा, सही चल रहा था, तुम्हें क्या लगेगा इसका बैकअप कितना होगा, 100% होगा। लेकिन तुम्हारी गलती है, तुमने ढंग से देखा क्यों नहीं। देखो डिफेक्ट है या नहीं है इसके अंदर। डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लेटेंट, लेटेंट का मतलब हिडन, और एक होते हैं वो डिफेक्ट जो बेसिक ऑब्जर्वेशन से सामने आ जाते हैं। एक होते हैं हिडन डिफेक्ट, और एक होता है कौन से डिफेक्ट, जो ऐसे डिफेक्ट जो बेसिक ऑब्जर्वेशन से पकड़ में आ जाते हैं। मैंने जो आपको माल दिखाया उसमें हिडन डिफेक्ट था, आपको क्या पकड़ में आया होगा, नहीं। तुम तो माल इस सैंपल के हिसाब से लेके चले गए, और जब तुमने यूज करना स्टार्ट किया ध्यान लगा कि इसमें तो क्या है, डिफेक्ट है जो इनिशियली पकड़ में नहीं आए थे।
बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो या लेट द बायर बी अवेयर? तो बायर से क्या उम्मीद लगा रहे हो कि बायर लेटेंट डिफेक्ट का भी पता करे? तो लॉ कहता है कि जब माल सैंपल से बेचा जाएगा तो जितना भी माल आपके पास में आएगा वो सैंपल से मैच करना चाहिए, और दूसरा लेटेंट डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। लेकिन उस माल के अंदर वो डिफेक्ट था जो बेसिक सैंपल का अगर आपने ढंग से ऑब्जर्वेशन किया होता तो आपको पकड़ में आ जाता, लेकिन तुमने ढंग से पता करने की कोशिश ही नहीं की थी, तो वो तुमने डिफेक्ट पकड़े नहीं, और जब माल आया उसमें वो डिफेक्ट थे, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो? नहीं, उसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, मैं कौन से डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेटेंट की बात कर रहा हूँ, जो आपके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से भी पकड़ में नहीं आते हैं। तो जब भी गुड सैंपल से खरीदा जाएगा तो जितना भी बल्क आपको मिलेगा वो सैंपल से मैच करना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि तुम उस बल्क को अपने सैंपल से क्या कर लो, वेरीफाई कर लो, और जितना भी बल्क आपको मिलेगा वो फ्री होना चाहिए। किससे? लेटेंट डिफेक्ट से। किससे? लेटेंट डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। कौन से डिफेक्ट से? लेटेंट डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। अगर गुड्स में लेटेंट डिफेक्ट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। अब मुझे बताओ, तुमने मेरे से गुड्स पसंद किया जिसका आपने मुझे पहले दिया था डिस्क्रिप्शन, फिर मैंने आपको सैंपल भी दे दिया था, तो गुड्स किससे मैच करना चाहिए? जब माल आपको मिलेगा वो किससे मैच करना चाहिए? बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। सैंपल से मैच कर रहा है बट डिस्क्रिप्शन से नहीं कर रहा है, डिस्क्रिप्शन से कर रहा है बट सैंपल से नहीं कर रहा है, तो आप दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। तो पहला आया था टी फॉर टाइटल, डी फॉर डिस्क्रिप्शन, एस फॉर सैंपल, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं टी डी एस। और जो अगला आ रहा है वो कौन सा वाला आ रहा है? डी एस, जिसमें डिस्क्रिप्शन भी हो और साथ में क्या हो, समझ गया, सैंपल भी हो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्वालिटी और फिटनेस। मुझे एक बात बताओ, तुमने किसी दुकान से खरीदा एसी, क्या खरीदा? एसी। तुमने उसको बोला भैया मुझे 1.5 टन का एसी दे दो, 1.5 टन का या 1 टन का एसी दे दो, उसने आपको 1 टन का एसी दे दिया। तुम बाद में आके बोलते हो भैया ये तो रूम ठंडा कर ही नहीं रहा, ये तो रूम ठंडा कर ही नहीं रहा, इसको वापस लो, मुझे मेरा पैसा लौटाओ। तो मुद्दा ये है कि जब आपने एसी खरीदा था तो सामने वाले को अपना पर्पस बताया था? सर एसी का क्या पर्पस होता है? रूम ठंडा ही करना होता है। अरे पहले ये तो बताओ ना, रूम का साइज क्या है? सामने वाले को बताओ सही ना, रूम का साइज क्या है, किस पर्पस के लिए चाहिए, पर्पस नहीं बताओगे। जब वॉशिंग मशीन खरीदते हैं पर्पस नहीं बताते हैं कि कपड़े धोने हैं या चादरें धोनी है, रजाइयां धोनी, धोना क्या है। सिलाई मशीन खरीदते हैं तो पर्पस नहीं बताते हैं, कपड़े सीलने हैं, चादर सीलनी है, दरियां सीलनी है, सीलना क्या, पर्पस नहीं बताओगे। मुद्दा यह है कि तुमने मुझसे खरीदा एसी, तुम्हारा पर्पस पूरा नहीं हो रहा, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये क्या कहता है? क्वालिटी और फिटनेस। ये बोलता है कि नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। फिटनेस को लेके, क्वालिटी को लेके कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम मेरे पास एसी खरीदने आए थे, तुमने कहा था भैया मेरे रूम का साइज 15 बाई 20 है, बताओ कौन सा एसी लगाऊं। मैंने कहा मैडम 2 टन का लगा लो। और तुमने कहा भैया ब्रांड बता दो, मैंने कहा ओ जनरल का लगा लो। उसके बावजूद भी तुम्हारा रूम ठंडा नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। तुमने मुझे आके बोला कि भैया वॉशिंग मशीन चाहिए चादरें धोने के लिए, कौन सी लें? मैंने आपको आपने मुझे पर्पस बताया, देन मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप इस ब्रांड की ये वॉशिंग मशीन ले लो, आपका पर्पस क्या हो जाएगा, पूरा। उसके बावजूद पर्पस पूरा ना हो तो कैंसिल कर सकते हो। तो मतलब कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं होता है, कोई क्वालिटी या फिटनेस की यहाँ कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, कोई कंडीशन नहीं होती है। लेकिन कंडीशन कब होती है? पहला, जब बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया हो। दूसरा, बायर सेलर के जजमेंट पे क्या करता है, भरोसा। लेकिन सेलर का मतलब क्या है? सेलर का मतलब यहाँ उस सेलर से है जो इन गुड्स में रेगुलरली डील करता है, उसी के जजमेंट पे भरोसा करोगे ना, कि सेलर भी कौन सा होना चाहिए, जो उन गुड्स में रेगुलरली डील करता है। आपने सेलर को पर्पस बताया था, सेलर के जजमेंट पे भरोसा किया था, उसके बावजूद भी वो चीज अगर पर्पस पूरा ना करे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, पैसा वापस। बात समझ आ गई? जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी और फिटनेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? मर्चेंटेबिलिटी।
देखो बेटा बात समझना, मर्चेंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। आज एक टी शर्ट लेके आते हैं 5,000 की, या एक टी शर्ट लेके आते हैं 500 की, या एक टी शर्ट लेके आते हैं 150 रुपए की। सोच के बताओ 150 रुपए वाली टी शर्ट का एक दो बार यूज करने के बाद क्या हालत होगी, खराब हो जाएगी। तो तुमने मुझे बोला खत्री जी 150 रुपए वाली टी शर्ट भेज दो 1000, जो एक दो वॉश के बाद में क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना, होगी या नहीं होगी। भाई तुम एक दो बार धोगे मेहनत करोगे तो खराब होगी ना, मैंने खराब ही भेज दी, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो क्या। मैंने कहा भाई साहब 150 वाली में तो यही मिलेगा। अब तूने कहा भाई साहब कम से कम नहीं तो दो, एकदम आपने कौन से दिए, ऑलरेडी फटे पुराने दे दिए, ये कोई तरीका थोड़ा है। लॉ क्या कहता है, आप भली सस्ता माल खरीदो, बात सस्ते की नहीं है, आप भली सस्ता खरीदो महंगा खरीदो, लेकिन जो माल मैं आपको दूंगा होना तो ओरिजिनल कंडीशन में चाहिए। फटा पुराना चल जाएगा, चाहे टी शर्ट 150 रुपए की हो, होगी तो प्रॉपर आयरन की हुई फोल्ड की हुई, चाहे 300 की होगी तो कौन सी प्रॉपर आयरन की हुई या फोल्ड की हुई। तो हम कहते हैं कि जब भी आप गुड्स खरीदो, सस्ते महंगे की बात नहीं है, वो माल कम से कम मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है कि गुड्स ऐसी कंडीशन में हो जिसको आगे रीसेल किया जा सके या सेल्फ पर्पज में यूज किया जा सके। मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब कि तुमने मुझसे ये मांगे स्पीकर, तुमने कहा भैया स्पीकर कितने का है, मैंने कहा 10,000 का। तुमने सस्ता दिखाओ, मैं सस्ता 150 रुपए का है, तुमने कहा 150 वाला भेज दो। 150 वाला स्पीकर भेजा, जगह जगह स्पीकर है ना स्क्रैचेस लगे हुए हैं, पीछे ये जो होती ना टक करने के लिए ये टूटा पड़ा है। तो तुम क्या बोलोगे भैया ये क्या भेजा है, मैंने कहा 150 में तो ये मिलेगा। अरे 150 का खरीद रहे हैं, नया तो भेजो ना, इस पे स्क्रैच लगा हुआ। ठीक है भली दो बार यूज करने के बाद में क्या हो जाए, खराब हो जाए, भली खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, वो बात की बात है। कम से कम आप तो क्या करो, नया भेजो ना, आप तो नया भेजोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, मर्चेंटेबिलिटी। तो अगर गुड्स आप खरीद रहे हो तो वहां पर गुड्स क्या होना चाहिए, मर्चेंटेबल होना चाहिए। और मर्चेंटेबल का मतलब क्या होता है, वैसे मर्चेंटेबल की कोई डिस्क्रिप्शन कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इतना याद रखना ऐसी कंडीशन पे हो जिसको आइदर यूज किया जा सके या रीसेल किया जा सके। और लास्ट आता है होलसमनेस। आप खाने पीने का कोई सामान खरीदते हो, मान लो मिठाई लेके आते हो, हम क्या करते हैं दुकान पे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, क्यों टेस्ट करते हैं, लेट द बायर बी अवेयर। हम चेक करते हैं कि सही तो है ना, क्या देख लेंगे, हम देखते हैं मिठाई खराब नहीं हो रखी है, टेस्ट करके देख लेंगे बासी तो पुरानी तो नहीं है। सब कुछ सही लग रहा था, मैं मिठाई लेके चला गया, घर जाके खाया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। बताओ, वो कहता है लेट द बायर बी अवेयर। अरे बायर क्या क्या अवेयर करेगा यार, बायर गुड्स खरीदेगा तो पहले क्या उस गुड्स को ले जाएगा लैब में, लैब में चेक करवाएगा फिर खाएगा क्या। बेसिक ऑब्जर्वेशन हर इंसान करेगा नहीं करेगा, मैंने भी किया था, मुझे उस समय सही लगा। तो डिफेक्ट कौन सा वाला है, वो हिडन है। तो लॉ कहता है कि खाने पीने का कोई सामान खरीदते हो, अगर उसमें हिडन डिफेक्ट हो जिससे आपको हेल्थ इशू आ जाए, तो वहां पर लेट द बायर बिहेवियर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां सेलर को लाइबल माना जाएगा। बस समझ आ गई, उसको हम बोलते हैं होलसमनेस। होलसमनेस किस पे लागू होता है, ईटेबल्स पे। क्या लागू होता है, ईटेबल्स पे। एग्जाम्पल दे रखा है, ए ने एफ को मिल्क सप्लाई किया था, बताइए मिल्क में आप क्या देखते हो, खरीद के लाया कभी मिल्क, क्या देखते हैं कि मक्खी तो नहीं गिरी हुई है, साफ तो है ना, यही देखते हैं। वो कहता है उस मिल्क के अंदर टाइफाइड के जर्म्स थे, देखने को दिखते हैं क्या, वो देख तैर रहा है टाइफाइड। अरे कोई मछली छोड़ना है जो दिख जाएगा, वो दिखते ही नहीं है। क्या आप अपनी नेक्ड आईज से उनको देख सकते हो, नो ना। हुआ ये कि एफ की वाइफ ने क्या किया, वो मिल्क पी लिया और बेचारी मर गई। तो यहां माना क्या जाएगा कि आपने होलसमनेस की इम्प्लाइड कंडीशन को ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल प्लस डैमेज। लेकिन यहाँ डैमेज कितना होगा, बेचारे की वाइफ मर गई, कोर्ट बताएगी। कौन बताएगी, कोर्ट। कोर्ट दो बातें बोल सकती है सामने वाले को कि या तो 10 लाख दे या तेरे वाली दे दे इसको, ये बोलेगी ना कोर्ट, या 10 लाख दे दे या तेरे वाली दे दे। तो कोर्ट पे छोड़ दो, कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है ना। कोर्ट या तो क्या बोलेगी 10 लाख दे दे, या क्या बोलेगी तेरी वाली दे दे। तो वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, दोबारा मत पूछना कि कितना मिलेगा। तो ये थे इम्प्लाइड कंडीशन जिनके अंदर ब्रीच हो जाने पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल प्लस डैमेज, और एक आता है कौन से, इम्प्लाइड वारंटीज।
अब एक बात बताइए, आपने मेरे से मोबाइल खरीदा, मैंने मोबाइल आपको बेच दिया, तुमने बोला कि भैया इस मोबाइल के अंदर मुझे है ना पीछे, देखा हो ना पीछे भी ग्लास कार्ड लगते हैं आजकल, आगे भी ग्लास कार्ड लगते हैं, कि पीछे ग्लास कार्ड लगा दो, आगे भी ग्लास कार्ड लगा दो, पूरे फोन पे एक बढ़िया बॉडी कवर लगा दो, बॉडी कवर लगा दो। मैंने कहा मैडम 20 मिनट रुको, 20 मिनट में मिल जाएगा। तुमने कहा ठीक है भैया आप लगाओ, मैं 15-20 मिनट में सामान लेके आया। तुम 20 मिनट बाद आए, उसने कहा भैया लगाया नहीं, 15 मिनट रुको। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, वो दे ही नहीं रहा फोन आपको। जो फोन तुमने खरीद लिया, जिस फोन को खरीदने के बाद उसका पोजीशन किसके पास होना चाहिए था, तुम्हारे पास होना चाहिए था, उस पोजीशन में डिले कौन कर रहा है, सेलर। तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, सैंपल में, फिटनेस में, मर्चेंटेबिलिटी में, होलसमनेस में कोई इशू नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हम केवल क्या मांग सकते हैं, डैमेज। इसको हम बोलते हैं वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। क्या बोलते हैं, अनडिस्टर्ब पोजीशन। क्लियर। सेकंड नंबर, तुमने मुझे बोला कि सर अपना मोबाइल बेच रहे हो क्या, मैंने कहा ले लो। मैंने आपको मोबाइल दे दिया, तुम मोबाइल लोगे तो मुझसे क्या मांगोगे, बिल। बोनाफाइड बायर, समझ गए ना, बोनाफाइड बायर है तो क्या मांगेगा, बिल मांगेगा। और जो बायर बिल ही ना मांगे वो गूंगा फाइड। वो क्या है, गूंगा फाइड है। तो बिल ही ना मांगे वो तो क्या है फिर, गूंगा फाइड ही है। बोनाफाइड बायर होगा तो बिल मांगेगा। तुमने मुझसे मोबाइल मांगा, मोबाइल दे दिया, बिल मांगा, बिल दे दिया। तुमने कहा कितने रुपए का है, मैंने कहा 40,000 का है। तुमने कहा सही रेट लगाओ, मैंने कहा घर घर में बात करूं 30,000 पे फाइनल। तुम मेरे से सेकेंड हैंड फोन लेके चले गए, लेके चले गए। महीना तो बढ़िया चला, महीने भर बाद में फोन चलना क्या हो गया, बंद। आउटगोइंग जा नहीं रही है, इनकमिंग आ नहीं रही। तुमने सर्विस सेंटर पता किया तो पता लगा कि इस फोन पे लोन था। इस फोन पे क्या था, लोन था, जिसकी ईएमआई भरी नहीं मैंने। तो पीछे से फोन को क्या कर दिया गया है, ब्लॉक। अब ना आउटगोइंग आएगी ना इनकमिंग जाएगी, जाके पहले लोन चुका क्या हो। तो बताओ तुम क्या करोगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे, क्या टाइटल में दिक्कत है, कुछ चोरी का है क्या, नहीं ना। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, होलसमनेस में कहीं दिक्कत नहीं है। बस है कि इस फोन पे लोन है। तुमने क्या माना था, तुमने तो ये एज्यूम किया था कि इस फोन पे कोई लोन नहीं होगा, ये एज्यूम किया था कि लोन है। तुमने खरीदते समय क्या एज्यूम किया था, कि इस फोन पे कोई लोन नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। का मतलब होता है चार्ज। खरीदते समय तो आप यही एज्यूम करते हो कि इस पे कोई लोन या चार्ज नहीं होगा, लेकिन बाद में निकल गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर सकते। लोन तुम भरो फिर, बाद में मेरे से क्या करना, लोन का पैसा विद इंटरेस्ट वापस मांग लेना। वो इंटरेस्ट एज ए क्या है, डैमेज है। समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। थर्ड नंबर क्या आता है, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। देखो मेरी बात समझना, हम एक सिंपल सी बात करते हैं, लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर, इसका मतलब बायर अपनी ऐसी तैसी कराए, सेलर लाइबल नहीं होगा, यही तो बोल रहे हैं, सेलर लाइबल नहीं होगा। अब तुम मुझे 500 रुपए की एक टी शर्ट तुमसे मैं खरीद रहा हूँ, और ये टी शर्ट मैं तुमसे खरीदता हूँ 5,000 की। तो 500 वाली में तो चलो ठीक है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कम होगी। लेकिन 5,000 वाली में ज्यादा होगी। अब क्या मैं 5,000 वाली टी शर्ट से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, रखूंगा ना, कि कम से कम धोने पे खराब ना हो, कलर फेड ना हो। लेकिन अगर वो भी धोने के बाद या कलर फेड हो जाए तो क्या मैं सामने वाले डैमेज मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। तो देखो वैसे तो कोई इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी नहीं होती, लेकिन होता है क्या है, जो चीजें महंगी होती है उनके साथ एक कस्टम होता है। यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब एक कस्टम होता है, कि वहां पर हम एक क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन अगर वो क्वालिटी की जो एक्सपेक्टेशन है उस व्यापार के, उस बिजनेस के कस्टम से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, बिजनेस के कस्टम। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी क्वालिटी की उम्मीद है वो उस बिजनेस के ट्रेंड से, बिजनेस के ट्रेंड से, उस बिजनेस के कस्टम से जुड़ी हुई है। डिटेल में समझना है तो ओरिजिनल वीडियो खोल लेना, सब कुछ बताया हुआ है रेगुलर क्लासेस में। यहाँ सिंपल सा बोल रहा हूँ कि अगर कस्टम से जुड़ी हुई है, अगर वो चीज क्वालिटी आपको नहीं मिलती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, प्लस क्या मांग सकते हो, डैमेज। बस समझ आ गई यहाँ तक क्या, आया ना बोलो, पक्का। समझ आ गई बात, बेटा बात क्या।
तो मुद्दा क्या हो गया कि वारंटी क्वालिटी और फिटनेस की वैसे तो कोई नहीं होती, लेकिन कई बार बिजनेस के ट्रेंड और बिजनेस के कस्टम से जुड़ी होती है। और अगर वो क्वालिटी आपको नहीं मिलती है जो बिजनेस के ट्रेंड से जुड़ी हुई है, बिजनेस के कस्टम से जुड़ी हुई है, अगर वो क्वालिटी आपको नहीं मिलती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं कर सकते हो, बट डैमेज मांग सकते हो। और लास्ट कहता है क्या, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है जिसके अंदर कोई भी क्या हो, डेंजरस नेचर हो, जैसे कि आप कोई मेडिसिन लेके आते हो, ऊपर लिखा होता है ना कि डॉक्टर की कंसल्ट से लें, कई बार लिखा होता है कि बच्चों से दूर रखें, कई प्रोडक्ट पर लिखा होता है कि डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें, कई बार लिखा होता है कि आंखों से दूर रखें। क्यों लिखा होता है? क्योंकि उस गुड्स के अंदर कोई ना कोई डेंजरस नेचर है जिसके बारे में सामने वाला आपको वार्न कर रहा है, बता रहा है पहले से। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं जिसमें डेंजरस नेचर हो, तो सेलर की ड्यूटी है कि वो उस चीज़ के बारे में आपको पहले से वार्न कर दे। अगर उसने वार्न नहीं किया और अगर आपको लॉस हो गया तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं कर सकते हो, बट जितना भी आपको लॉस हुआ है उसका क्या मांग सकते हो? डैमेज मांग सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है केवियट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, सेलर लायबल। बट अगर बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट सेलर को बता दी थी, सेलर के स्किल्स पे भरोसा किया, और कौन सा सेलर जो रेगुलरली उन गुड्स में क्या करता है, डील करता है, और देन उसके बावजूद भी अगर प्रोडक्ट नहीं मिले जो उसने मांगा था, तो क्या सेलर लायबल होगा या बायर लायबल होगा? फिर सेलर लायबल होगा। और उसके अलावा सैंपल से गुड्स खरीदते हैं और सैंपल से मैच ना हो तो सेलर लायबल होगा। आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया था, डिस्क्रिप्शन से मैच ना करे तो सेलर लायबल होगा। तो जितने भी हमने पढ़े वो सारे कीवर्ड एम्प्टर के क्या थे, एक्सेप्शन। ये सारे पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्वालिटी एज टू फिटनेस और यूज। फिर मैंने आपको बताया था कि पेटेंट। अच्छा एक बात हो, पेटेंट या ब्रांड नेम से कोई गुड्स खरीदते हैं, आपने पेटेंट या ब्रांड नेम से कोई गुड्स खरीद लिया, तो क्या वहां पर कीवर्ड एम्प्टर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा, ध्यान रखना होगा। भैया ओ जनरल का एसी दे दो, तो क्या तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर पेटेंट और ब्रांड नेम का मतलब उस गुड से है जो किसी एक ही पर्पस के लिए बने हैं। जैसे कि हॉट वाटर बॉटल होती है, हॉट वाटर बॉटल किस लिए होती है? किसी भी जगह आपको पेन हो रहा हो तो वहां पर उसको सेक करने में काम आती है, यस और नो? अगर मान लो तुम हॉट वाटर की बोतल लेके आते हो, उसमें गर्म पानी भरते हो, सेक करते हो, बोतल ब्रस्ट हो जाए, तो वो एक सिंगल पर्पस के लिए बनी थी, उसके मल्टीपल पर्पस नहीं है। तो यहाँ ब्रांड नेम का मतलब उन गुड्स है जो सिंगल पर्पस के लिए बने हैं, तो ही केवीएट एम्प्टर के एक्सेप्शन में कवर होंगे। लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो ब्रांड नेम से है लेकिन मल्टीपल पर्पस के लिए है, तो देन वहां पर केवीएट एम्प्टर एप्लीकेबल, मल्टीपल पर्पस के लिए तो केवीएट एम्प्टर एप्लीकेबल हो जाएगा। वहां लायबल कौन होगा? कस्टमर होगा। लेकिन सिंगल पर्पस के लिए बना है तो वहां पर केवीएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। देन वहां पर लायबल कौन होगा? सेलर। डिस्क्रिप्शन से मांगा, मर्चेंटेबल क्वालिटी, सेल बाय सैंपल, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ट्रेड यूज अभी सिखाया था, ट्रेड कस्टम्स। जो गुड्स हम खरीदते हैं तो उनमें कस्टम्स होते हैं, व्यापार का ट्रेंड होता है। अगर वो व्यापार के ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं है तो डैमेज कौन पे करेगा? सेलर टू कस्टमर, वहां पर केवीएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्ट आता है फ्रॉड। सेलर जानबूझकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें वो बायर के साथ क्या करता है? फ्रॉड। और बाद में क्या बोलता है? लेट द बायर बी अवेयर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी नहीं। फ्रॉड करने वाला सेलर कभी भी अपने आप को केवीएट एम्प्टर के रूल को यूज करके, लेट द बायर बी अवेयर रूल को यूज करके अपने आप को लाइबिलिटी से बचा नहीं सकता। समझे बात? नहीं समझे? तो यहाँ पर तुम्हारा यूनिट नंबर क्या होता है बेटा? 2 खत्म। तो 3, 4 एंड 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? यूनिट नंबर 1 के बारे में। ठीक है बच्चों?